आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल एजुकेशन। ये बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अलग अलग पेपर में है। यहाँ बिनोवा यूनिवर्सिटी में देखिएगा तो सेमेस्टर 3 के पेपर में दिखेगा, और BBMQ में भी ये पढ़ना है डिजिटल एजुकेशन। वहाँ सेमेस्टर 1 में ये दिख रहा है पेपर वाइज करके। तो डिजिटल एजुकेशन सब जगह सिलेबस सेम है। क्या है डिजिटल एजुकेशन और क्या क्या हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है, वो तो हम लोग सिलेबस का वीडियो पहले ही बना चुके हैं कि डिजिटल एजुकेशन के अंदर पढ़ना क्या है। और ऐसे इसका सिलेबस का वीडियो फिर से एक बार डिस्कस कर देंगे तो आसान पड़ेगा। डिजिटल एजुकेशन में फर्स्ट यूनिट जो पढ़ना है उसमें आपको पढ़ना है डिजिटल मतलब कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले डिजिटल सिस्टम क्या है, डिजिटल सिस्टम का डेवलपमेंट क्या हुआ, वो पूरा डिजिटल सिस्टम क्या। डिजिटल सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम। हम लोग डिजिटल होना कब शुरू हुए, जब कंप्यूटर हमारे यहाँ है। तो कंप्यूटर सिस्टम से लेके कब कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में जैसे हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर में कौन कौन से होते हैं, तो पता चला CPU होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है। तो ये सारी चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फिर हम लोगों को पढ़ना है इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। क्योंकि कोई भी दुनिया में एक नया चीज़ आता है तो उसका फ़ायदा भी है और घाटा भी है। तो डिजिटल एजुकेशन जो हम लोग पढ़ने जा रही है, डिजिटल सिस्टम जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आने से या पूरे भारत में अगर बिजनेस में आने से क्या फ़ायदा है, डिजिटल सिस्टम से क्या फ़ायदा हुआ और इससे क्या घाटा हुआ। तो बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ तो बहुत सारा लॉस भी हुआ। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डिजिटल सिस्टम किसको बोलते हैं। और ये सारे लोग जानते हैं डिजिटल सिस्टम का मतलब क्या, कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल आप बोल सकते हो। आज या ये जितने सॉफ्टवेयर हैं वो बोल सकते हो, जितने सॉफ्टवेयर जितने टेक्नोलॉजी हैं वो सब किसके अंदर है, डिजिटल सिस्टम के अंदर। जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप आराम से गैदर कर सकते हैं। पहले क्या बड़ा बड़ा डायरी होता था, रजिस्टर होता था जिसमें इन्फॉर्मेशन रखा जाता था। अभी क्या हो रहा है, सारे इन्फॉर्मेशन एक छोटा सा फाइल में रहता है। उसका भी पावर स्पेस कितना बोलता है सर, 1 GB का फाइल बहुत होता है। 1 GB का फाइल में बहुत सारा डेटा रखा जा सकता है। जबकि पहले जब हम ऑफलाइन करते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल करते थे, हाथ से लिखते थे, तो किसी डेटा को रखने में, जैसे एक क्लास में कितने बच्चे हैं उसका पूरा रिकॉर्ड रखने में पहले एक तो एडमिशन रजिस्टर रखिए, फी रजिस्टर रखिए, एग्ज़ाम फॉर्म भरा उसका रजिस्टर रखिए, एडमिट कार्ड लिया उसका रजिस्टर रखिए, और फिर सारा सर्टिफिकेट निकाला कि नहीं निकाला उसका रजिस्टर रखिए। फिर अगला सेशन आएगा तो ये रजिस्टर में भले पेज खाली है लेकिन यूज नहीं कर सकते हैं, फिर नया रजिस्टर खरीदिए। परेशानी ज़्यादा होती थी। अभी क्या हो रहा है, एक डेटाबेस बना दिया, उसी में सारा पोस्ट करते जा रहा है, ऑटोमेटिक एक जगह पे सारा डेटाबेस आ जा रहा है कि बच्चा फॉर्म भरा कि नहीं भरा, कि कौन सा इंस्टॉलमेंट पे किया, कौन सा इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया। पहले रसीद काटिए अलग अलग, पहला इंस्टॉलमेंट दिया उसका रसीद अलग, दूसरा का अलग, तीसरा का अलग। अभी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक कर दिया गया है, सब कुछ डिजिटल कर दिया गया। तो डिजिटल तभी ना हुआ जब हमारे पास डिजिटल सिस्टम आया। और डिजिटल सिस्टम के अंदर कौन कौन सा चीज़ शामिल हो रहा है देख लीजिए। तो बोलता है डिजिटल सिस्टम आर डिजाइन टू स्टोर। डिजिटल सिस्टम क्या डिजाइन कर रहा है, बोलता है स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म। डिजिटल सिस्टम यूज किया जाता है, हेल्पफुल है किसके लिए, बोलता है स्टोरेज के लिए, प्रोसेस के लिए, एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए इन डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म मतलब PDF, जिसको PDF बोलते हैं हम लोग। PDF समझते हैं ना, PDF को ही हम लोग डिजिटल फॉर्म बोलते हैं। तो डिजिटल फॉर्म में कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए, कोई भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए, और कोई भी डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग जिस मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल सिस्टम। क्या ऐसा पॉसिबल था मैनुअल जब काम होता था तो, कि जो बच्चे 60 से एभव लाएं उनका रिजल्ट निकाल दो। आज हमारे पास कंप्यूटर है, हम क्या करते हैं, हमारे पास 1 लाख बच्चे का रिजल्ट, हम ये सिर्फ जाना चाहते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका अकाउंट्स में 90+ आया, तुरंत पता चल जाता है। ये संभव था मैनुअल में, ये संभव था डिजिटल में। यहाँ क्योंकि डिजिटल में क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, बहुत जल्दी प्रोसेस करके निकाल देगा आपको जो डेटा चाहिए। अच्छा, 1 लाख बच्चा है, उसमें से आपको अपना रिजल्ट कैसे पता चल जाता है, ये मैनुअल में पॉसिबल था। मैनुअल में क्या करना होता है, पेपर में चेक करते थे नाम, हाँ या नहीं। अगर 1,000 बच्चे एग्जाम लिखे हैं पूरे झारखंड के अंदर, मान लीजिए एक बच्चे, एक 10,000 बच्चा, 1 लाख बच्चा तो लिखता ही 12th का। अब 1 लाख में से 20,000 बच्चा अगर कॉमर्स का है तो 20,000 बच्चा हम ढूंढते रहता था लोग, किधर है मेरा। आज मैनुअल में क्या है, रोल नंबर डालिए, रोल कोड डालिए, वो निकाल के आपको देगा, सिर्फ आप ही का रिजल्ट, दूसरे का नहीं दिखेगा आपको। ये है डिजिटल। तो डिजिटल होने से काम क्या हुआ, आसान हुआ। इसीलिए बोला जाता है कि कंप्यूटर के आने से 10 हाथों का काम अकेले कर लेता है। कंप्यूटर अगर आ गया, टेक्नोलॉजी जब जहाँ भी आया है, कितने लोगों का काम अकेले कर ले रहा है टेक्नोलॉजी। हम भी अब देखिए डिजिटल हुए पढ़ा रहे हैं, तो पहले एक कैमरामैन होता था, कैमरा पकड़ के खड़ा रहता है, उसको सैलरी अलग देना है।
है नहीं, बाकी सब जगह पे अलग अलग रहता है। आज हमारे पास क्या है, हमको अकेले भी पढ़ा सकते हैं, कैमरामैन का जरूरत नहीं, बाकी कुछ का जरूरत नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जा रहा है। ये डिजिटल मीडियम से हो रहा है। तो बोला जा रहा है कि डिजिटल सिस्टम क्या करता है, डिज़ाइन करता है, मतलब डिज़ाइन करता है स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में। दे आर फाउंड इन अ वाइड रेंज, इस बहुत बड़ा व्यापक रेंज होता है in of applications including process control, communication system, digital instruments and consumer products. The digital computer, more commonly called the computer, is an example of टाइपिकल डिजिटल सिस्टम, जो हम आपको पहले बता दिए। डिजिटल सिस्टम का मतलब आज के समय में कंप्यूटर बोलिए, मोबाइल बोलिए, या कोई नई टेक्नोलॉजी है तो वो बोलिए। डिजिटल सिस्टम का इवोल्यूशन कब हुआ, तो सबसे पहले कहाँ हुआ, तो डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम दैट मीन्स कंप्यूटर। डिजिटल सिस्टम या कंप्यूटर का विकास फ्रांस के ब्लेज पास्कल और जर्मनी के गॉटफ्राइड विल्हेम लीबनीज ने 17वीं शताब्दी के दौरान यांत्रिक डिजिटल गणना मशीनों का आविष्कार किया। हालांकि अंग्रेजी आविष्कार चार्ल्स बेबेज को आमतौर पर पहला डिजिटल कंप्यूटर का जनक माना जाता है। और आप लोग कंप्यूटर सीखे भी होंगे तो आप सब लोगों को मालूम होगा कि चार्ल्स बेबेज ही कंप्यूटर के जनक थे। लेकिन इन लोगों का नाम क्या था ना, गणना मशीन, मतलब समझते हो कैलकुलेटर बनाया था ये लोग, डिजिटल कैलकुलेटर बनाने वाले। गणना मशीन का मतलब क्या है, कैलकुलेटर बनाया था। लेकिन कंप्यूटर जो पहली बार बनाया गया उसको सबसे ज़्यादा श्रेय किसको दिया जाता है, चार्ल्स बेबेज को। तो याद रखना सर, इसको चार्ल्स बेबेज 17वीं शताब्दी यानी 17th सेंचुरी में पहली बार वो लोग लेकर आए। उसके बाद डिजिटल कैलकुलेटर्स आ गए कि कैसे आप कैलकुलेट कर लेते हो, यानी एक व्यक्ति का दिमाग 2+2 निकालना फटक से निकाल देगा, 2 × 2 निकालना फटक से निकाल देगा, एक व्यक्ति के दिमाग को वो डेवलप कर लेता है। बोलता है कि व्हाट इज़ द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। आज के समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये देखिए। तो बताइए, आज के समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी मत पूछ, जिस भी सेक्टर में आप जाएंगे हर सेक्टर में इतिहास और भूगोल पूरा बदल दिया है डिजिटल सिस्टम आके। जो भी सेक्टर में आप जाना चाहें, प्रोडक्शन सेक्टर में जाना चाहते हैं, पुराने ज़माने के प्रोडक्शन को देखेंगे और आज के प्रोडक्शन को देखेंगे, आपको आसमान ज़मीन का अंतर नजर आएगा। आप मार्केटिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, पहले का मार्केटिंग देखिए, अभी का मार्केटिंग देखिए, आसमान ज़मीन में अंतर है। आप अगर टेक्नोलॉजी के चेंजेस, मतलब एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं, हेल्थ सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप जिसमें भी जाओ, पेंटिंग में जाना चाहते हैं, पहले बताइए फोटो स्केच करना मुश्किल था, आज क्या है, एक से एक सॉफ्टवेयर आए, आसानी से बना लो, ब्लैक एंड वाइट बनाना, कलरफुल बनाना। आप अभी तो एआई आ गया, ये तो और है ना लेटेस्ट एकदम टेक्नोलॉजी है जो कि बिल्कुल दुनिया बदल दे रहा है। और एक से एक सॉफ्टवेयर अब है कि आपका ही चेहरा किसी और में डाल दे रहा है। अब इसका मिसयूज भी हो सकता है, इसका मिसयूज भी किया जा सकता है ना, कि मान लिया मेरा फेस कहीं और लगा दिया, बदनाम कर देगा हमको, तो मिसयूज भी हो सकता है। इसका पॉजिटिव यूज नेगेटिव यूज दोनों हो सकता है। अब सोचिए कि पॉजिटिव यूज क्या होगा एआई के आने से, एआई के आने से पॉजिटिव यूज क्या होगा, हम 17 आदमी बन सकते हैं। सतीश कुमार जैसे आपको दिख रहा है ना, इस तरह हम 17 लोग बन सकते हैं। 17 सतीश कुमार सेम बन सकता है। सोचिए हम पैसा लगा के अगर 10 भी सतीश कुमार बना दिए, इसका मतलब क्या है, आज हमको क्या करना पड़ रहा है, हम अकेले हैं तो थक जाते काम करते करते, मेरा दिमाग लिमिटेड काम करता है और बाकी वो ऑफिस के लोग काम नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि मेरे जैसा आदमी 17 हो, जो जुनूनी आदमी हो, हम अपने जैसा ही सेम फीलिंग्स वाला, सेम इन्फॉर्मेशन वाला, सब कुछ वाला, हम 17 लोगों को या 10 लोगों को डेवलप कर दिए। इसका मतलब समझते हैं आप कि अब ऑफिस में किसी को रहने की जरूरत नहीं, हम ही अकेले 17 लोगों 10 लोगों का काम कर लेंगे। बात समझ आ रही, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो एआई दुनिया बदल देगी आने वाले समय में, जब एआई का पूरा पॉजिटिव, हालांकि नेगेटिव यूज भी है कि एआई से नुकसान भी है। हमारा इन्फॉर्मेशन कोई भी कलेक्ट कर सकता है आसानी से, अगर एआई पकड़ उसके रेंज में आ गया, वो पकड़ लिया एआई को, क्योंकि वो तो वो रोबोट रहेगा। अब मान लिया हम उसको भेजे गाड़ी चला के जाओ वहाँ से ये काम करके आओ, गया आराम से कर लिया, लेकिन अगर उस मशीन को कोई पकड़ लिया और अपने कंट्रोल में कर लिया तो मेरा सारा डेटा ले सकता है ना। तो हालांकि नेगेटिव चीज़ 10-20% रहता ही है, पॉजिटिव ज़्यादा है। क्या लिखा है, बोलते हैं डिजिटल तकनीक ने आधुनिक जीवन के लगभग हर पहलू को बदल दिया है। आज के समय में चाहे यात्रा करने का हो, चाहे यात्रा का काम हो, चाहे खरीदारी का काम हो, चाहे मनोरंजन का हो, चाहे संचार का हो, आप देख लीजिए ट्रैवलिंग में कितना आसान कर दिया डिजिटल। पहले क्या होता था बताइए, बड़े शहरों में अगर आप हैं तो पहले कैसे जाते थे, गाड़ी बुक करना है जी, हमको कहीं घूमने के लिए जाना है, तो आदमी बस स्टैंड में जाते थे या टैक्सी स्टैंड में जाते थे, पूछते रहते भैया यहाँ चलोगे, अच्छा सबका रेट अलग अलग होता था। बार्गेनिंग करने में अगर आप ठगे गए, वैसे तो ठगा ही जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा लेगा। अब देख लिया शाम का टाइम है, अभी इधर कोई जाता नहीं उधर, तो जहाँ 1600 में जाना है वो बोल देगा 2200 रुपये लेंगे, चलना है चलिए, नहीं चलना मत चलिए,
क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, एक ही टैक्सी वाला है, तो आपको जाना पड़ता था कि भाई लेट हो जाएगा, फंस जाएंगे। आज आपके पास डिजिटल क्रांति है, आराम से वहीं से मैसेज मारो और ऑटोमेटिक आपके पास गाड़ी आ गया जो चाहो। अच्छा मान लीजिए किसी व्यक्ति को जाना है, ससुराल ही जाना है, चलिए मान लेते हैं, पहली बार शादी हुआ है और वो चाहता है कि हमको बढ़िया गाड़ी मिले। भाई पहली बार जा रहे हैं तो बढ़िया जगह पे जाए, और बढ़िया गाड़ी से जाना चाहता है, क्या करेगा? पहले के ज़माने में जब हम लोग ओला और उबर नहीं था, उस समय क्या होता था, उसको एकदम शौक है कि हम BMW से जाएं, पैसा मेरे पास है, भाड़ा दे देंगे। अब बताइए पुराने ज़माने में क्या उसको BMW आसपास में मिल जाता? नहीं मिलता। आज उसको मिल सकता है ना, वो जो गाड़ी चाहेगा वो पैसा देने के लिए तैयार हो, उसको सारी गाड़ी आपको मिल जाएगी। आप गाड़ी का देख लो कि कौन सी गाड़ी पसंद है, वहाँ पे सारा गाड़ी का लिस्ट है, आप जो चाहोगे वो आपके पास आ जाएगा। डिजिटल क्रांति है। दूसरा क्या है? खरीदारी। ये तो आप लोग जान ही रहे हो, स्नैपडील, अमेजन कि क्या कर दिया अमेजन और स्नैपडील परचेजिंग को। पहले परचेजिंग कितना मुश्किल था, आप कपड़ा खरीदने गए हैं, आपको खुद नहीं पता है कि ये कपड़ा कितने कलर का है या नहीं? आज आप मोबाइल पे देख सकते हैं कि इसका 6 कलर आता है, इसमें ये चीज़ है, पूरा डिटेल। आज इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीदने जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, हमको उतना डिटेल जानकारी पहले से ऑफलाइन में था ही नहीं। किस किस कंटेंट से मिलके बना है, कैसे यूज होगा, कुछ भी नहीं, वहाँ सब कुछ पता है। अच्छा कंपैरिजन, पहले तुलना करने में दिक्कत होता था, वो खरीदे, जैसे कार खरीदने के आदमी कंफ्यूज है, वो खरीदे कि ये खरीदे, किसका माइलेज ज़्यादा। आज एक जगह पे मिल जाता है डिजिटल क्रांति में, लिख दीजिए कंपैरिजन, तो दोनों गाड़ी का खाली सेलेक्ट कर लीजिए गाड़ी, टोटल कंपैरेटिव स्टडी दे देगा कि इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, टोटल डिटेल दे दिया। आप कंपेयर कर लीजिए कौन सा कलर में ये अवेलेबल है, कौन से कलर में ये अवेलेबल है, इसका माइलेज क्या है, इसका माइलेज क्या है, आप पूरा डिटेल पढ़ लीजिए तब खरीदिए। जबकि पहले जब हम पूछते थे सेल्समैन से तो कुछ जानकारी देता था, कुछ तो गायब हो जाता था, बाद में पता चलता था कि ये समस्या है। लेकिन आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो ऑनलाइन में दे दिया, आप पढ़ लीजिए, अगर लगता है अच्छा है तो ले लीजिए। मनोरंजन का साधन तो देख ही रहे, और उसके साथ संचार। आज कम्युनिकेशन क्रांति कैसे हो गई? पहले बताइए कि मुंबई दिल्ली में कोई बैठा हुआ व्यक्ति अगर अपने घर बात करना चाहता था तो चिट्ठी लिखता था, चिट्ठी के बाद फ़ोन आया, लेकिन फ़ोन के बाद जो डिजिटल क्रांति आई आप सोच ही नहीं सकते हैं कि आप आराम से वीडियो कॉलिंग से बात कर रहे हैं, कहीं भी बैठा हुआ है, सारा इन्फॉर्मेशन आराम से कलेक्ट कर रहा है। ये जो संचार कम्युनिकेशन सेक्टर में जो क्रांति आई आप और हम नहीं समझ सकते। आज गांव का भी व्यक्ति दिल्ली में क्या घटना घट रही है उससे वाकिफ़ है। कल अगर कोई घटना घटी तो आज सुबह तक उसके पास भी वो मैसेज पहुंच जा रहा है, इतना जल्दी पहुंच जा रहा है, आसानी से पहुंच जा रहा है, जो कि पहले नहीं था। डिजिटल क्रांति, इसका फ़ायदा भी हुआ है, घाटा भी हुआ है। फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे लोग डर गए गलत करने वाले, कि अगर वायरल कर देगा तो फंस जाएंगे हम। आप कैमरा लेके रिकॉर्डिंग शुरू कर दो, देख लो, चुप लगा देगा, गलत करने वाला चुप लगा देगा, गलत नहीं करेगा। यही बात को आपको समझना है। तो चलिए ये चीज़ हम लोग समझ गए कि हर सेक्टर में, जीवन के जितने भी क्षेत्र हों, हर क्षेत्र में डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल क्रांति आई है, और डिजिटल जो टेक्नोलॉजी आया है इसके कारण हर क्षेत्र में बदलाव आया है। अब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या मशीनरी का टुकड़ा मिलना दुर्लभ है जिसमें किसी तरह से डिजिटल तकनीक शामिल हो। ऐसा कोई मशीन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिसमें डिजिटल नहीं हो। हर चीज़ में, जिसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा चाहे गाड़ी हो, एक कार बनने में क्या लगता है, डिजिटल वहाँ पे यूज़ होता है? बताइए। एक गाड़ी जो बनती है उसका इंजन पूरा बनता है, पहले इंजन बनता था मैनुअल, तो उसको कोई भी जो है दुकान में आप सर्विसिंग करा सकते थे। मान लीजिए सर्विसिंग कराना है, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कोई भी आदमी मिस्त्री उसको खोल देता था। अब जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? सारा डिजिटल बन रहा है। आप खुलेगा ही नहीं, वो कंप्यूटर उसमें लगेगा, कंप्यूटर में लगाएगा और कंप्यूटर बताएगा क्या फॉल्ट है और वही जाके ठीक करेगा। पहले क्या होता था बताइए? पहले टीवी का दुकानदार क्या करता था, टीवी के हर चीज़ को चेक करके देखता था, उस पता चलता है कि पहले ये बदल दिया, फिर पता चला ये बदलने से टीवी नहीं सुधरा तो दूसरा बदल दिया, दूसरा बदलने से नहीं सुधरा तो तीसरा बदल दिया। किसी से तो सुधरे, सब कुछ बदलवा देगा आपसे। आज क्या हो रहा है? आज सीधा जैसा लैपटॉप डाला उस जगह पे लगाया, कनेक्ट किया, वो बता दिया कि कहाँ डिफेक्ट है, वही चीज़ ठीक किया, ऑटोमेटिक ठीक हो गया। तो आज क्या हो रहा है, हर जगह पे डिजिटल, वहाँ भी चिप लगा हुआ है, कार कार में भी चिप लगा हुआ, गाड़ियों में भी आ गया डिजिटल, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। बोलता है डिजिटल तकनीक का मतलब है उपकरण अधिक कॉम्पैक्ट, तेज और हल्के, अधिक बहुमुखी हो सकते हैं। मतलब डिजिटल टेक्निक का मतलब जो भी हमारे पास कंपोनेंट होंगे बहुत तेज काम करेगा, बहुत हल्का होगा और बहुत तेजी से वो काम कर सकता है। भारी मात्रा में जानकारी को स्थानीय और दूरस्थ लोगों से संग्रहित कर सकता है। लोकल लेवल हो या है ना, वाइडर लेवल हो, दोनों से जल्दी जानकारी ला सकता है और लगभग तुरंत ही इधर उधर ले जा सकता है। जानकारी को आप शिफ्ट करने में देर नहीं, यहाँ तक कि सूचना का, शब्द का विस्तार, फोटो, ऑडियो, वीडियो जैसे मीडिया तक को हो गया है। और यह
अब यह केवल शब्दों और संख्याओं में संदर्भित नहीं रहा, अब ऑडियो हो, वीडियो हो, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। जानकारी खोजने, साझा करने से लेकर वास्तविक उत्पादों की खरीदारी तक उपभोक्ता व्यवहार बदल रहा है। और धीरे धीरे डिजिटल क्रांति से आने आने से कि आप किसी जानकारी को खोजिए, अच्छा हमको पता ही नहीं सामान का नाम, तो दुकान में जाके क्या बोलते हैं? आज क्या करते हैं? यूट्यूब में सर्च कर देते हैं, अपना प्रॉब्लम लिख देते हैं, कोई कोई वीडियो आता है, देखते 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 सब समझ में आता है ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम भी नहीं पता है, जब प्रॉब्लम पता हो तो तुरंत जाके दवा ले लेंगे। अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसका दवा कैसे मिलेगा? तो यही बात यहाँ पे समझना। लेकिन आज इस हिसाब से डिजिटल क्रांति हुई है कि लोगों को आसानी से सारा इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है। कंपनियों को भी देखिए लिखा, अनुकूलन के लिए कंपनियों को ग्राहकों को उनकी खरीदारी यात्रा में सहायता करने के लिए डिजिटल तकनीक अपनानी होगी नहीं, सब लोग अपना लिया है। इसलिए कंपनियां भी क्या कर रही है, जब लोग डिजिटल हो गए हैं तो उनको भी अपना प्रोडक्ट कहाँ लेके आना पड़ रहा है? डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आना पड़ रहा है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आने के लिए कंपनियां क्या कर रही है? ई कॉमर्स स्टोर, ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के जरिए कंपनियां भी लोगों तक पहुंच रही है। मार्केटिंग का भी अब जरिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड हो गया है। पहले इलेक्ट्रॉनिक मोड में मार्केटिंग नहीं होता था, पहले बड़े बड़े बैनर लगते थे, पेपर में छपता था, अब आप वो सब नहीं देखिएगा। अब सब लोग कहाँ पहुंच गया है? डिजिटल पहुंच गया। जानता है कि डिजिटल में ही लोग हैं तो डिजिटल में हमको जाना पड़ेगा। अगर टेक्नोलॉजी नहीं हम अडॉप्ट करेंगे तो फिर हमारी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए हर कंपनी बड़ा बड़ा पेपर ऐड देना छोड़ के डिजिटल में ही अपना ऐड दे रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि हमको बचाने वाला एक ही इंस्टीट्यूशन है, वो है डिजिटल। आप डिजिटल नहीं होंगे मतलब आप बैकवर्ड हो गए, और बैकवर्ड हो गए तो आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। कंपनियां भी अपनी लाभदायकता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीक को अपनाती है। चूँकि टेक्नोलॉजी का एक लाभ असीमित संचार है, अनलिमिटेड कम्युनिकेशन है। मतलब दिल्ली की कंपनी एक बार फेसबुक में ऐड देगी और पूरे देश लिख देगी तो पूरे देश तक उसका फैलाव हो जाएगा। हाँ या नहीं? ये कोई वीडियो बना के अगर डाल दिया तो क्या लगता है, कुछ लिमिटेड लोग देख पाएंगे या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड, कोई भी देख सकता है। कंपनी घरेलू सीमाओं से दूर पहुंच गई है। पहले था कि कोई कंपनी अगर ऐड देती थी पेपर में तो देश के अंदर छपता था। अभी क्या है, एक ऐड रन करा देंगे तो कहीं भी जा सकता है। अगर आप एरिया सेलेक्ट ना करें तो कहीं भी देखेगा लोग। पता चला, आप देखिए कभी यूट्यूब में आप अगर चैनल बनाए हुए हैं तो डिटेल में देखिएगा व्यूअर कहाँ कहाँ है, तो पता चला कि कोई कोई चाइना का आदमी देख रहा है, कोई नेपाल का आदमी देख रहा है। इसका मतलब क्या है? आपका लिमिटेड, ये डिजिटल क्या किया, आपका एरिया को लिमिटेड कर दिया या अनलिमिटेड कर दिया? आपको क्या कंट्री तक बांध दिया? नहीं, ये लोकल नहीं किया, ये इंटरनेशनल कर दिया। अब जहाँ तक आपका पहुँच है, आप अपना लैंग्वेज देख लीजिए कि कहाँ किस जगह का कौन सा लैंग्वेज है, उसको अगर आप देखेंगे तो जहाँ तक आपका पहुँच है आप वहाँ तक जा सकते हैं डिजिटल के माध्यम से। यानी दुनिया भर के लाखों लोगों को अपने साथ क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। डिजिटल परिवर्तन न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि सभी आधुनिक व्यवसायों के लिए एक आवश्यकता है। डिजिटल परिवर्तन जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जितने बिजनेस हैं आज के समय में जो चल रहे हैं सबके लिए क्या है? आवश्यक है। अभी कोई बिजनेस अगर स्टार्ट होगा तो उसको पहले ही दिन से डिजिटल होना होगा। पुराने बिजनेस तो टिके हुए भी हैं, नया बिजनेस जो भी आएगा उसको क्या करना होगा? डिजिटल। इसलिए देख लीजिएगा, नया जो भी खुल रहा है सबसे पहले वो डिजिटल फॉर्म में आ रहा है। कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है तो पहले स्विगी जोमेटो से जुड़ा हुआ है। जो भी खोल रहा है वो डिजिटल ही पहले आ रहा है, क्योंकि मान रहा है कि डिजिटल में हम आसानी से इंटर कर सकते हैं और पुराने वाले मोड में बिजनेस में हमको इंटर करने में दिक्कत होगी। बोलता है क्योंकि अधिकांश कंपनियां अपनी प्रक्रियाओं को स्वचालित करती है, ऑटोमेटिक करती है। जो कंपनियां परिवर्तन करने से, देखिए यहाँ, जो कंपनियां परिवर्तन करने से इनकार कर रही है, अपने आप को चेंज नहीं कर रही, पिछड़ जा रही है, वे पिछड़ जाएगी और अपना कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है वो खो देगी। दूसरी ओर कंपनियों को डिजिटलाइजेशन, जिसको बोलते हैं डिजिटलीकरण, के लिए विभिन्न प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्पादन तेजी से चलेगा क्योंकि मशीन दोहराए जाने वाले कार्यों में मनुष्यों की जगह ले रही है। ये बताया जा रहा है, कंपनियों को एग्जाम्पल दिया है कि कंपनियों को बताया जा रहा है कि अगर आप डिजिटल होगे तो प्रोडक्शन फास्ट होगा ना, क्योंकि जहाँ आदमी काम कर रहा था वहाँ क्या काम कर रहा है? मशीन। आदमी स्लो काम करता है, मशीन ज़्यादा फास्ट काम करता है। बात समझ गए? इसलिए हर व्यक्ति को समझाया जा रहा है कि डिजिटल हो जाओगे तो ज़्यादा फायदा होगा। एक आदमी क्या करता है, जैसे हम लोगों को क्या सिखाया जा रहा है? ऐड दे दे के कंपनियों के द्वारा जो एप्लीकेशन बेचती है, एप्लीकेशन वाली कंपनी सुबह शाम अगर देखे तो विवेक बिंद्रा का ऐड चलता रहता है कि आप टीचर हो तो 1 घंटा पढ़ाते हो लेकिन आपका एप्लीकेशन 24 घंटा काम करता है। बात तो सही है। हम अगर 1 घंटा पढ़ा रहे हैं लेकिन मेरा एप्लीकेशन तो 24 घंटा काम कर रहा है। हम तो ऑफिस बंद करके घर में सोए हुए हैं, लेकिन रात में 1 बजे भी कोई सर्च कर रहा है तो वहाँ भी मेरा ऐप काम कर रहा है। यानी 24 घंटे 365 दिन मेरा ऐप काम कर रहा है।
यहाँ हम छुट्टी मना रहे हैं, संडे है छुट्टी है या बाकी दिन छुट्टी है, लेकिन मेरा ऐप तो काम कर रहा है। तो हम डिजिटल क्यों ना हो, वो हम लोगों को टीचर्स को बताता है कि भाई डिजिटल होइए, वहाँ कंटेंट सारा डालिए, लाखों स्टूडेंट्स के साथ जुड़िए, आप अपने आप को अपना एरिया बढ़ाइए। यहाँ एरिया लिमिटेड था, कुछ बच्चे आके ऑफलाइन में पढ़ते थे, हमारा एरिया बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। तो ये डिजिटलाइजेशन है। अगर आप डिजिटल अपने आप को नहीं करेंगे तो आप बहुत बैकवर्ड हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि डिजिटल होने से 10 लोगों का काम एक मशीन कर रहा है, 15 लोगों का काम एक मशीन कर रहा है, और उसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो होता है या कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन होता है वो सस्ता पड़ रहा है, और जिससे फ़ायदा ये हो रहा है। अच्छा, यहाँ रिपीटेशन होगा, कोई काम रिपीट हो सकता है यहाँ पे? जैसे मनुष्य रखेंगे आदमी तो बहुत बार क्या होता है कि एक ही काम को दो आदमी कर दिया, या काम करने में स्लो रहा, ऐसे क्या हुआ? रिपीटेशन का कोई चांस है? जो एक बार मशीन में आप डाल दिए, जो मशीन को इंस्ट्रक्शन दिए वही करेगा, वो कभी गलत नहीं करेगा, ये चीज़ ध्यान देना है। ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन एजुकेशन, हम लोगों को पढ़ना तो डिजिटल एजुकेशन ही था, हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग तो पढ़ना नहीं है ना? तो डिजिटल एजुकेशन जो हम लोग देख रहे हैं, तो पूछना चाह रहे हैं आप लोग से कि ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा में अंतर क्या है, और इसको समझिएगा फ़ायदा क्या है दोनों में, कौन अच्छा है कौन ख़राब है। इसलिए लोगों को डिजिटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऑफलाइन ही अच्छा है या ऑनलाइन अच्छा है? तो सबसे पहले पढ़ाने का तरीका, पहले किस आधार पर अंतर कर रहे हैं? पढ़ाने के तरीके के आधार पर। तो चलते हैं ऑनलाइन में, बोलता है डिजिटलीकृत उपकरण और शिक्षण के तरीके, यानी यहाँ बोलता है डिजिटलाइज टूल्स है, डिजिटल टूल्स होगा, और साथ ही साथ मेथड ऑफ टीचिंग भी डिजिटल होगा। और यहाँ क्या है? पुराना टूल्स होगा और पुराना पढ़ाने की पद्धति, यानी पुराने ज़माने की शिक्षा अगर लेनी है तो ऑफलाइन में जाइए, और लेटेस्ट अगर एजुकेशन लेना है तो ऑनलाइन में जाइए। कोई दिक्कत किसी को? पहला बात, अब बताइए फ़ायदा है कि घाटा है? डिजिटल एजुकेशन से फ़ायदा है, क्योंकि आपको आज जो लेटेस्ट में टीचिंग टेक्नोलॉजी है वो मिल रहा है। आप बैकवर्ड चल गए हैं सर, वही चौक और ब्लैक बोर्ड है सर, ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं चौक से सर, वो पुराना तरीका है, वो 40 साल पहले का इंडिया है, आप वहाँ जा रहे हो। आज जो आपको पढ़ना है वो डिजिटल पढ़ना है, आप जहाँ जाओगे इसके बाद पढ़ने के लिए आपको डिजिटल ही मिलेगा, क्योंकि दुनिया इतनी फास्ट हो गई कि आपको पूरा जानकारी वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड पे नहीं दिया जा सकता, उसके लिए आपको डिजिटल बनना पड़ेगा। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है, जिस हिसाब से कंपनी का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, क्या लगता है कि थोड़ा मोड़ा एक बस लिमिटेड चीज़ पढ़ा कर, लिमिटेड गेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन रहता है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता के एग्ज़ाम पास हो जाओगे? जीवन का एग्ज़ाम पास नहीं होगे। जीवन के एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको पूरा कंटेंट पढ़ना होगा। समय और लागत, बोलता है इसमें समय क्या होता है? समय और लागत दोनों की बचत होती है, और इसमें क्या होता है? समय ज़्यादा जाता है और लागत भी अधिक होता है। तीसरा, जगह, बोलता है आज के समय में ये बहुत मुश्किल है, फिजिकल क्लासरूम यहाँ पे होते हैं। फिजिकल क्लासरूम का मतलब है अगर आप चाहते हैं कि 15 जगह पे हम क्लास चलाएं अलग अलग शहरों में, तो आपको 15 क्लासरूम बनाना पड़ेगा, 15 जगह पे बेंच खरीदना पड़ेगा, 15 जगह पे टीचर्स अलाउट करने पड़ेंगे, हाँ या नहीं? उसके बावजूद भी 15 जगह पे अच्छे से मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। 15 जगह पे जो टीचर्स होंगे अलग अलग क्लासेस के, वो अच्छे से क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे, इसकी भी गारंटी नहीं। लेकिन आज वर्चुअल क्लासरूम है, कोई वहाँ टीचर नहीं रखेंगे, हम यहीं से पढ़ा लेंगे 15 जगह पे। आज आसान पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? मेरा मैनेजमेंट यहाँ से बैठे बैठे हम पूरे देश में मैनेज कर सकते हैं, तो ये वर्चुअल क्लासरूम आज आसान पड़ा। कोई रेंट देने की जरूरत नहीं, पूरे देश में, पूरे देश का बच्चा पढ़ रहा है, कहीं रेंट नहीं दे रहे हैं, पूरे देश का बच्चा पढ़ रहा है, बेंच नहीं खरीदे हैं कहीं, पूरे देश का बच्चा पढ़ रहा है, कुछ नहीं पेमेंट करना है, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं। टीचर्स भी यही है, सब कुछ यही, यहाँ टीचर्स को पेमेंट कीजिए और इसे पूरे देश में पढ़वाइए। अब सोचिए कि सरकारी अगर स्कूल में ये व्यवस्था बदल जाए तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझिएगा कि सरकारी स्कूल में अगर ये व्यवस्था बदल जाए तो क्या होगा? झारखंड सरकार या किसी भी सरकार को शिक्षक बहाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या होगा? वेल क्वालिफाइड टीचर्स 20 या 50 टीचर रख लीजिए और सारे स्कूलों को डिजिटल कर दीजिए। अच्छे अच्छे जैसे मैथ्स के अच्छे टीचर्स रख लीजिए, उनसे वहाँ से पढ़वाइए। रांची से एक टीचर पढ़ा रहे हैं, पूरे झारखंड का बच्चा एक बार में देख रहा है स्कूल में, और स्कूल में 2-4 टीचर रहेंगे जो उसको मॉनिटर करेंगे, टेस्ट लेंगे बच्चा का। और वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं एकदम वेल क्वालिफाइड टीचर है, और बहुत मेहनती टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या मिलेगा? जब बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका गांव के छोटे से मतलब छोटा छोटा गांव का बच्चा को भी मिलेगा, जहां शायद वो एजुकेशन नहीं पहुंच पाता, वो भी बेस्ट टीचर से पढ़ रहा है, अच्छे टीचर से पढ़ रहा है, उनके मॉड्यूल्स को देख रहा है, उनके नए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को देख रहा है, उसके साथ साथ जितनी भी टेक्निक वहाँ दी गई है वो सारी टेक्निक को सीख रहा है, तो ऐसे में उसको फ़ायदा होगा। तो ये है
और वर्चुअल क्लासरूम से कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना किसी टीचर को, एक टीचर को वहाँ पे पढ़वाइए और वहाँ से सारा का सारा काम आराम से हो जाएगा। और फिजिकल क्लासरूम में ज़्यादा खर्चा है। अच्छा, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, जब चाहे तब पढ़ा सकते हैं। रात में मन किया 4 बजे क्लास नहीं होगा, 8 बजे क्लास होगा, 8 बजे ले सकते हैं। और यहाँ कभी ऐसा होता है कि आज सर जो है वो 1 बजे क्लास नहीं लेके 5 बजे लेंगे, ये संभव है? नहीं है। एक बार अगर बच्चा चला गया तो चला गया। और यहाँ पे वर्चुअल क्लासरूम है, कभी भी ले सकते हैं, टाइमिंग भी रोटेशन वाला है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे तो बोलता है संचार और सहयोग डिजिटल रूप में होता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन सब डिजिटल ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, आमने सामने होता है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा फायदा है, लेकिन यहाँ डिजिटल होता है कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, किस तरह से अप्रोच है, किस तरह का अप्रोच है तो बोलता है ये सुविधाजनक है और अतुलनीय है। अतुलनीय मतलब इसकी तुलना की ही नहीं जा सकती। सुविधाजनक भी आसानी से इसमें मिल जाता है। अब सोचिए इसमें सारा कंटेंट रिकॉर्डेड मिल जाएगा। अगर आप डिजिटल पढ़ते हैं तो सारा कंटेंट क्या होता है, रिकॉर्ड हो जाता है। उसको आप दोबारा देख सकते हैं, तीसरी बार देख सकते हैं, चौथी बार देख सकते हैं। जबकि इसमें एक बार जो टीचर बताया दिमाग में आया तो ठीक है, नहीं तो घर जाते थे भूल गए रास्ते में तो कहानी खत्म। और यहाँ उस चीज़ को भूले तो फिर जाके देखिए, फिर जाके देखिए, फिर जाके देखिए, 4 बार देखिए, अपने आप कमांड होगा। तो अगर पढ़ने वाला बच्चा को ये कंटेंट मिल गया तो 10 बार एक ही चीज़ को देखेगा तो उसका कमांड ज़्यादा होगा। और बाकी यहाँ पे जो बच्चे होते थे वहाँ अगर घर जाके हम बना रहे कोई मैथ्स में फंस भी गए तो कुछ उपाय नहीं, क्योंकि अगले दिन जब जाएंगे और सर टीचर से पूछेंगे, पहले तो हिम्मत ही नहीं होता पूछने का, और पूछेंगे भी तो टीचर बोलेंगे कल तो समझा दिए थे, या थोड़ा बता देंगे उतने से हमको को समझ नहीं आएगा। जबकि हम उनके क्लासेस को 5 बार देख सकते हैं, 6 बार देख सकते हैं, जो बात बोले उस चीज़ को आराम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा स्टूडेंट का, उसका कमांड बढ़ेगा। सीखने की गति बताइए, इसमें स्टूडेंट बहुत तेज़ी से सीखेगा, हर चीज़ को सीख सकता है। जबकि इसमें सीखने की गति क्या होती थी, बोलता है शिक्षक बड़े पैमाने पर सीखने की गति निर्धारित करते हैं और विद्यार्थी ही सीखने की गति को बड़े पैमाने पर। यानी यहाँ सीखने की गति कौन सीखता है बताइए, ऑफलाइन में शिक्षक सीखते हैं, और यहाँ पे कौन सीखता है, स्टूडेंट सीखता है। स्टूडेंट तय करता है कि हमको कैसे सीखना है। सोचिए ना, रिकॉर्डेड वीडियो 15 बार देख लेगा, और वहाँ पे क्या होता था, शिक्षक पढ़ा दिए, बच्चा जो पकड़ा से पकड़ा, नहीं तो बाकी उड़ गया। तो कौन सीख रहे हैं, शिक्षक सीख रहे हैं। अपना पढ़ा दिए वो अपना सीख रहे हैं कि हाँ इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, वो सीख रहे हैं। लेकिन इसमें स्टूडेंट जब 15 बार देखेगा ना तो उसका भी दिमाग, जैसे टीचर 15 बार पढ़ाए तो उनके माइंड में कोई नया चीज़ आया, तो स्टूडेंट भी उसको अगर 15 बार देखेगा तो स्टूडेंट के दिमाग में भी तो कुछ नया चीज़ आएगा। तो यहाँ स्टूडेंट खुद सीख सकता है कि नहीं इसका लॉजिक ये है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और जबकि यहाँ शिक्षक सीखते थे। ये अंतर है ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन में। कोई दिक्कत किसी को? तो ये है डिजिटल एजुकेशन, जिसको हम लोगों को देखना है। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेजेज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी या डिजिटल एजुकेशन। इसका एडवांटेज क्या है, क्या फ़ायदा होगा डिजिटल एजुकेशन का, क्या बेनिफिट है, ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं।